जी नमस्कार, मैं शिवा आपके अपने चैनल पर एक बार से फिर स्वागत करता हूं। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 12th फिज़िक्स, यूपी बोर्ड 12th फिज़िक्स, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, स्थिर वैद्युत तथा विभव से रिगार्डिंग एवं धारिता से रिगार्डिंग। यहाँ पर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखे गए हैं। और चूँकि आप लोग थंबनेल या यह पेज जो आपके सामने अभी दिख रहा होगा, इसमें जो चीज़ें क्लेम की गई कहीं ना कहीं ये चीज़ें सच हैं। तो इसमें कुछ हम पर्टिकुलर 15 न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन को हल करना। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। मतलब एकदम इसको कहा जाए तो न्यूमेरिकल के नाम पे कलंक वाला क्वेश्चन ही है। यह एकदम बहुत ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। आपको यहाँ पर v का वैल्यू दिया है। v बोले तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर होता है। कितना दिया है, 60 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, यह 60 वोल्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला चीज़ दिया हुआ है वह दिया हुआ है आवेश, यानी q का मान दिया हुआ कितना, 3 × 10⁻⁵ कूलम दिया हुआ है। ये 3 है। उसके बाद कह रहा है कि आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर सीधा सीधा बात यह है कि W पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि किसी भी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उसका क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर ये पॉइंट A है और यहाँ से कुछ दूरी पर r दूरी पर मान लेते हैं कोई पॉइंट B है। तो यहाँ से एकांक आवेश यानी एकांक आवेश को बिंदु A से बिंदु तक B तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी V बराबर फार्मूला बन जाता है W/Q। तो यहाँ से देखेंगे कि V बराबर अगर W/Q हो रहा है फार्मूला, तो यहाँ से अगर हमें W चाहिए तो W/ क्या हो जाएगा, Q × V भी हो सकता है। बस दोनों वैल्यू को ले आके यहाँ पर पुट करिए। दोनों को जैसे ही वैल्यू को हम पुट करेंगे वहाँ पर सारा काम हमारा निपट जाएगा। यानी यहाँ पर सीधी सीधी से काम करना है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना नहीं है। यहाँ पर रखिए W बराबर Q का मान कितना दे रखा है, 3 × 10⁻⁵ कूलम। सॉरी, कूलम मैंने यहाँ पर लिख दिया, कूलम को नहीं लिखना है, C को मिटाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो है इंटू किसका वैल्यू, V का वैल्यू कितना दे रखा है, 60 वोल्ट दे रखा है। सीधा सीधा आप गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर 6 × 18 यानी 180 × 10⁻⁵। और 12th में आ गए हैं आप लोग, इतने समझदार खुद ही होंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 1.8 × 10⁻³ अब कार्य है, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो ये जो है आपका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से होता है समाप्त। अच्छे से इसको आप देखिए, समझिए, कहीं डाउट हो तो बेहिचक कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 5 कूलम वाले एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। यह भी टॉपिक वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ क्वेश्चन में। थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें ये समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है, बिंदु A है, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु क्या है, बिंदु B है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक चार्ज है, यानी एक आवेश रखा हुआ है Q, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है और यही W होता है, मैंने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। अब यहाँ से समझिए कि अगर हम बात करें कि केवल और केवल V की बात करें तो V बराबर क्या हो जाता है, W/Q हो जाता है। यानी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या होता है, उसका विभवांतर होता है। लेकिन यहाँ से कहाँ ले जाना है, यहाँ पर हमको चाहिए क्या, W चाहिए। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q × क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे ऐसे कह दें, या एक वैरायटी का क्वेश्चन और आप लोग पढ़े हुए होंगे कि W चाहिए कहाँ से कहाँ तक चाहिए, V से लेके VAB चाहिए, यानी A to V चाहिए। ठीक है, तो VAB बराबर क्या हो जाता है, यही जो V है वो नॉर्मल V नहीं रह जाता है, ये डेल्टा V हो जाता है, इंटू क्या हो जाता है, यह Q हो जाता है। अब डेल्टा V का मतलब क्या हुआ कि विभव में अंतर यानी विभवांतर। विभवांतर मतलब क्या होता है कि अंतिम माइनस प्रारंभिक करना पड़ता है, यानी बिंदु B में से बिंदु A को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से WAB का मान जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, V अब माइनस में क्या हो जाएगा,
वी ए हो जाएगा, और जो क्यू है इसको क्यू को हम रहने देंगे। चलिए यह फार्मूला एक तरीके से जनरेट कर लिया हमने। अब इसमें थोड़ा सा इवेलुएट करते हैं कि क्या क्या एक्चुअल में दे रखा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो यहाँ पर चार्ज दे रखा है, वो कितना कूलाम है, 5 कूलाम है। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं क्यू का मान दे रखा है 5 कूलाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 25 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी डब्लू का मान दे रखा है ऑलरेडी। कितना दे रखा है डब्लू का मान, यानी डब्लू का मान नहीं है, सीधे सीधे हम लिख दे रहे हैं डब्लू ए बी का मान है, वो कितना है 25 जूल है, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको फटाक से। यह किसका मान है, डब्लू ए बी का मान है, कितना है 25 जूल है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, पहले बिंदु का विभव होने का मतलब क्या हुआ कि वी ए हो गया, वी ए बोले तो कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया। और आपसे पूछा क्या गया है, वी बी का वैल्यू पूछा गया है। बस सारा डाटा लगभग क्लियर है। आप यहाँ से तुरंत इस फार्मूला लिखिए कि डब्लू ए बी बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस में वी ए इंटू में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम वैल्यू लिखते हैं, इसका है हमें ऑलरेडी पता 25, और वी बी का मान हमें नहीं पता क्योंकि हमको निकालना है। इसका मान हमें पता है कितना दिया हुआ है, वी ए का मान 10 वोल्ट दे रखा है, और क्यू का मान भी दे रखा है कितना 5 कूलाम। तो 5 से गुणा करा देंगे, सीधे सीधे काटिए, 5 5 25, यानी इधर कितना हो गया 5 हो गया, इधर क्या हो गया वी बी माइनस में 10। इस 10 को आप इधर भेज दीजिए तो माइनस में है, तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। तो वी बी का मान कितना आ जाएगा 15। एक चूल की विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यह जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया बर्बाद, ख़त्म। तो यह है क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के नाम पे कलंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ कि 40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु की गणना कीजिए तथा माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। चलिए ये क्या वाला है, इसको थोड़ा सा समझते हैं डेप्थ में जाके। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं कोई है, ठीक है, जहाँ पर इसका जो चार्ज है वो 40 माइक्रोकूलाम है, 40 माइक्रोकूलाम है। यहाँ से कुछ दूरी पर, अब ये दूरी भी दिया है, कितना दिया है 0.4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। 0.4 मीटर की दूरी पर भी यहाँ पर भी क्या है प्लस 40 माइक्रोकूलाम का ही चार्ज है, क्योंकि दोनों सेम है। क्वेश्चन में ऊपर दिख रहा है दोनों सेम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर रखा हुआ है और इसकी बीच की जो दूरी है वो कितना है 0.4 मीटर यह दूरी है टोटल, यानी ये डिस्टेंस हमने लिख दिया 0.4 मीटर। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। इनकी कहाँ पर निकालना है, इनके मध्य बिंदु पर निकालना है, यानी मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पर कहीं है और इसी पर विभव की गणना करना है। तो यहाँ पर अगर मध्य बिंदु देखा जाए तो पहले बिंदु जो कि 40 माइक्रोकूलाम आवेश है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 0.2, ठीक है। ये क्या हो जाएगी 0.2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा 0.4 है। और ये जो आधा दूरी हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 0.2 मीटर ही होगा, ठीक है। तो यह जो हो गया ये भी हो गया 0.2 मीटर हो गया। अब यहाँ पर हमें एक वैल्यू और दे रखा है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को जनरली हम के से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो के बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है 2 दे रखा है। अब यहाँ पर हम सीधी बात करते हैं किसी भी बिंदु पर, यानी जब विभव की बात कर रहे होते हैं तो v का वैल्यू आ जाता है, यानी फार्मूला होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में r होता है, ठीक है। इसी फार्मूले पर आपको इसको पुट करना है, पुट करके सारी चीज़ें हमको ज्ञात कर लेनी है। चलिए इसको रखते हैं कि v बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान जो होता है वो होता है 9 × 10 के पावर में 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देखिए के साथ में लिखा हुआ है, तो बटे में क्या लिख देंगे के। उसके बाद क्यू का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 40 माइक्रोकूलाम है, 40 माइक्रोकूलाम। अब ध्यान दे रहे हैं कि अगर क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 40 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम कूलाम में चेंज करें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 40 × 10 के पावर में -6 कूलाम हो जाएगा।
तो यहाँ से लिख सकते हैं 40 गुणे 10 के पावर में माइनस 6। उसके बाद नीचे जो है आर का मान कितना दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है, लेकिन ध्यान देंगे हम कि 0.4 जो है वो पूरा के लिए है। और एक चीज़ अगर हम काम करें कि एक यहाँ पर थोड़ा सा हमें सही से देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जितना मध्य बिंदु से इधर का या इधर का यानी दोनों साइड का जो दूरी है, जो चार्ज है, सारा चीज़ें सेम है। यानी एक दिशा का निकालते हैं उसी का दुगुना कर देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, पूरा का विभव एक ही बार में मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही बार में सारा सिस्टम का पूरा जो भी सिस्टम ऑफ चार्जेस का ये बना हुआ है पूरा का निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो 2 का गुणा करवा दिए। अब जब 2 का गुणा करवाए हैं तो यह दूरी हमको 0.4 नहीं लेनी है, वहाँ पर हमको कितना लेना पड़ जाएगा, वहाँ पर हमको लेना पड़ जाएगा केवल 0.2। अब 0.2 का मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10⁻⁻1, ठीक है ना, ये मीटर है। अब उधर क्या है, इसमें 0.2 को हम लिख सकते हैं 0.2 मतलब 2 गुणे 10⁻⁻1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको और करते हैं सॉल्व आउट। सॉल्व आउट करने के लिए पहले एक काम करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा हम, इस वाले वैल्यू को। आप समझ गए होंगे कूलम माइक्रो कूलम को कूलम में कैसे चेंज करा जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि V बराबर 2 से 2 ख़त्म, एक काम करते हैं 2 से 2 ख़त्म कर लेते हैं, ये तो कि 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से गुणा कर लेते हैं तो 9 और 2 18 180 है। देखिए 10⁻9 है और 10 कितना है 6 है। तो यहाँ पर 9 और 6 यानी कितना आ जाएगा 10⁻⁻, माइनस में नहीं आएगा प्लस में आएगा 3। अब बटे में क्या आ गया, बटे में क्या है -10⁻1 है, इसको भी ऊपर ले लेते हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा 180 गुणे 10 के पावर में 4। और इतने समझदार आप खुद हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1.8 गुणे 10⁻6 और इसका यूनिट जो है वो हो जाएगा आपका वोल्ट। तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व आउट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है यह। और इसमें आपको फिगर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सीधा, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा, एक बार के लिए मैं इसे हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ 2a, यहाँ पर लिखा हुआ क्या प्लस में सॉरी माइनस में q, यहाँ पे क्या हुआ प्लस में q, यहाँ पर यह प्लस में q है, यहाँ a है और क्या है 2a है। यानी कहीं ना कहीं आपको जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है वो एक ट्रेंगल के फॉर्म में दिख रहा होगा यहाँ पर। अब ट्रेंगल के फॉर्म में दिखने का मतलब क्या हुआ कि यह जो दिख रहा है आपको प्लस क्यू माइनस क्यू, यह एक वर्टेक्स के फॉर्म में, यानी ट्रेंगल का वर्टेक्स है यानी शीर्ष है, और यह इसके क्या है भुजा है दोनों। अब 2 भुजा देख पा रहे हैं आप कि a ठो भुजा क्या है 2a है, b क्या है 2a है और 8 क्या अलग है, यानी कहीं ना कहीं इसका 2 भुजा बराबर है, एक तीसरा भुजा अलग है। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज का रूप ले रहा है। अब इसके समद्विबाहु त्रिभुज से मतलब नहीं है, मतलब है कि सिस्टम ऑफ चार्ज से, यानी जो आवेशों का निकाय बना हुआ है इसका कुल आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, आप पहले एक काम करिए, स्थितिज ऊर्जा की फार्मूला लिखते हैं। स्थितिज ऊर्जा की फार्मूला अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R होता है। R स्क्वायर मत कर देना, पूरा बवाले हो जाएगा। तो ये जो हो गया क्या हो गया आपका स्थितिज ऊर्जा हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो आपको स्थितिज ऊर्जा है, यानी जो यहाँ पर एक चार्ज प्लस Q है, एक चार्ज यहाँ पर क्या है माइनस Q है, इन दोनों के बीच को हम स्थितिज ऊर्जा जो है मान लेते हैं क्या होगा U1 होगा। उसी तरह से इन दोनों के बीच का जो स्थितिज ऊर्जा है उसको हम क्या मान लेते हैं U2 मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच का जो है उसको क्या मान लेते हैं U3 मान लेते हैं। अब हमें जो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मिलती है वो सभी जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिन उनसे सभी का स्थितिज ऊर्जा है सबको जोड़ कर हम इकट्ठा कर लेंगे। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगले लाइन में लिखते हैं कि कुल लिखना है कुल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है, क्योंकि 3 ही है, 3 से ज़्यादा रहते तो 3 से ज़्यादा लिख देते। अब सबके लिए लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक काम करिए, ध्यान से देखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर एक U के साथ में होगा, वो U1 हो चाहे U2 हो चाहे U3 है। तो इसलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने के बाद में यहाँ क्या बचा, Q1 Q2 बटे R बचा। तो Q1 Q2 में अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमको जो आवेश लेना पड़ेगा वो चिन्ह सहित लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या प्लस Q है, यहाँ पर क्या है माइनस Q है, यानी Q1 प्लस Q और Q2 क्या है माइनस Q है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q और फिर से इनटू में Q2 की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस Q हो जाएगा, और अपान R के जगह पर क्या है, यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी 2a लिखा हुआ है तो 2a लिख देते हैं। इसी तरह से अब इन दोनों में आ जाइए, इन दोनों में आएंगे तो प्लस, अब यहाँ से क्या है माइनस Q दिख रहा है और इनटू में क्या दिख रहा है प्लस Q दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या है 2a है, सॉरी मैंने 2Q लिख दिया, इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए 2a होना चाहिए, और प्लस में फिर से इन दोनों के बीच में, ये तो देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो यहाँ प्लस ही रहेगा यानी Q, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा Q, और अपान में इन दोनों के बीच की दूरी a है, केवल 2a नहीं है। अब इन्हीं को करते हैं सॉल्व जब करेंगे तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किनारे रहने दीजिए, Q यहाँ पर क्या हो गया माइनस Q स्क्वायर अपान में 2a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस, और क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपान में 2a, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस में Q स्क्वायर अपान में a। अगर यहाँ से हम U बराबर निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या हो जाएगा आप देख पा रहे होंगे कि 2a हर जगह एलसीएम है, तो 2a हो गया क्या आपका एलसीएम, और यहाँ से माइनस Q स्क्वायर माइनस फिर से Q स्क्वायर, और a से गायब हो गया तो क्या बचा 2, तो यहाँ से प्लस में क्या हो गया 2Q स्क्वायर, ये आ गया। अब ध्यान दें कि यह माइनस Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस 2Q स्क्वायर और माइनस 2Q स्क्वायर से प्लस 2Q स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट इससे कट जाएगा, यानी इधर का पूरा पार्ट क्या हो गया 0, यानी यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इतना पार्ट जो है वो क्या हो गया 0, और इतना पार्ट 0 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा U बराबर पूरा का पूरा 0, यानी यहाँ पर जो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल के आई वो क्या हो गई 0 जूल हो गई। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है हो जाता है ख़त्म। पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये भी क्वेश्चन किसी दम नहीं है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ये नहीं होता कि बहुत बड़ा और हैवीएस्ट क्वेश्चन होता है, ठीक ठाक मॉडरेट लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं रहेगा। कठिन मतलब कंसेप्ट यूज़ करना है आपको, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा भयानक नहीं रहता है। जितने भी क्वेश्चन आप देखे होंगे कैलकुलेशन कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही रहा होगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें देखिए दिया हुआ है कि +5 × 10⁻⁷ तथा -5 × 10⁻⁷ कूलाम के 2 बिंदु आवेश है। तो पहले तो इनको चित्र से बनाते हैं, देखिए चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। जितने में यथासंभव हम चित्र बना सकते हैं बनाइए उसमें चित्र बनाने में कोई भी कोताही न बरतिए। यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु, और यहाँ पर क्या है प्लस में 5 × 10 में क्या है -7 कूलाम आवेश है, और यहाँ से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी क्या है अभी 1 मीटर की दूरी है, नहीं 1 सेंटीमीटर की दूरी है। ये जो दूरी है कितना है 1 सेंटीमीटर की दूरी है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर फिर से क्या रखा हुआ है माइनस में 5 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश रखा हुआ है। अब क्या बोला जा रहा है आगे सुनिए, यानी जहाँ तक हमने देखिए पढ़ते जाइए क्वेश्चन को, उस हिसाब से जो वैल्यू दिया है उसको लिखते जाइए, या फिगर हमको ड्रा करना हो उसके रिगार्डिंग ड्रा करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इन आवेशों से बने द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर। अब इसका जो अक्ष होगा, अक्ष का केंद्र क्या होगा, कहीं मान लीजिए यहाँ पर होगा, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं यहाँ पर,
मान लीजिए यहाँ पर इसका क्या होगा, यह अक्ष वाला बिंदु होगा। अब इससे कितना सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर। 50 सेंटीमीटर बोले तो क्या, 50 सेंटीमीटर बोले तो आधा मीटर। मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ जो है 50 सेंटीमीटर, इस पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो यहाँ पर चलते हैं, ज्ञात करते हैं। तो एक दो जो वैल्यू दे रखा है उसको लिख लेते हैं, यानी आर का मान कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है, यानी आर का मान 1/2 मीटर भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं में, नो डाउट, ठीक है। चलिए, तो यह हो गया। अब जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव आप लोग को जानकारी होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव, अक्ष पर क्या हो गया है, विभव हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाता है अक्ष पर विभव, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान में r स्क्वायर। चलिए, कुछ लोग घबरा गए होंगे, सर p क्या आ गया। अरे p कुछ नहीं होता है, p बराबर q इंटू 2l। यहाँ पर ऐसा लिख दीजिएगा कि चूँकि क्या होता है, p बराबर q इंटू 2l, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इन दोनों सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जो चार्जेज होते हैं उनके बीच की दूरी क्या होता है, 2l होता है। तो ये q क्या होता है, चार्ज होता है। अब इसी फार्मूले पर आप रखिए और रख के तुरंत है इसको इवेलुएट कर लिया जाएगा। यहाँ पर चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। अगर इसको स्टार्ट किया जाए तो v बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमको पता होता है कि 9 × 10 के पावर में क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर p इंटू क्यू एल, अब देखिए p का मतलब क्या हुआ, q इंटू 2l हुआ। तो q में अब देखिए दोनों जगह रही पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन क्या रख देना है आपको, एक सिस्टम का पार्टिकल है, जनरल रख देना है। तो मान लीजिए कितना रख दे रहे हैं, 5 × 10 के पावर में -7 रख दे रहे हैं, और गुड़े 2l बोले तो क्या, 2l बोले तो क्या, बीच की दूरी। बीच की दूरी कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 21 आधा सेंटीमीटर है। आधा सेंटीमीटर बोले तो यानी 1 मीटर है ना, नहीं पूरा इसके, यानी 5 से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो 1 × 10 के पावर में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और बटे नीचे में क्या लिख देंगे, 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि r का मान 1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि v बराबर 9 × 10 के पावर में 9 गुड़े, ठीक है, 5 × 10 के पावर -7 गुड़े 10 के पावर -2, और यहाँ से 1/4 हो गया। 1/4 को ऊपर भेजेंगे तो 9 चौको 36, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुड़े, अब यहाँ पर देखिए 10 के पावर में 9 रहने दीजिए, है देखिए 5 गुड़े 10 के पावर में 7 2, 10 के पावर में क्या हो जाएगा, -9। अब देखिए 10 के पावर में प्लस में 9 है, 10 के पावर में -9, कोनो दिक्कत नहीं, खत्म है एक दूसरे से। v बराबर 36 में 5 गुणा कर दीजिए, 6 × 5 30 के 0, 6 × 5 15, 3 18, यानी 180 आ गया v का मान, ठीक है। तो ये जो है v का मान हमारा मिल गया कितना, 180। यूनिट जरूर लिखिएगा वोल्ट, अन्यथा आंसर आपका गलत माना जाएगा। तो यह देखिए बड़ी आसानी और सरलता के साथ में इस क्वेश्चन को आपने हल कर लिया। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम 5 पूरा तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि आसूत जल की 64 बूंदें, 64 छोटी बूंद है, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है तथा आवेश 2/3 × 10 के पावर -12, देखिए कॉलम लिखा गया है गलती से, कूलाम है, ठीक है, मिलकर एक बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। यानी देखिए ये जो कंसेप्ट है, यानी बेसिकली हम ऐसे छोटी छोटी बूंद वाला क्वेश्चन ही, इसका एक अलग कंसेप्ट ही यूज करते हैं। यानी इसमें थोड़ी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको डिटरमाइन होनी चाहिए ये चीज़ें। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मान लीजिए कि छोटी छोटी बूंद है, ठीक है ना। अब छोटी छोटी बूंद हम बहुत सारा बना दे रहे हैं, कितना भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम कह दे रहे हैं कि n बूंदें हैं, ठीक है ना। ये कितने हैं, n बूंदें हैं। अब n बूंदें बना लिए,
इसके बाद इन्हीं सभी बूंदों को मिलाकर एक ठो क्या बनेगा, एक बड़ी सी बूंद बन जाएगी। तो यह कौन सी हो गई, ये बड़ी बूंद हो गई। यह कौन सी हो गई, ये छोटी बूंद है, ये बड़ी हो गई। अगर इस पर हम विभव की बात करें तो इस पर जो विभव होगा v क्या होगा, छोटी होगा। ठीक है, v क्या होगा, छोटी होगा। और इस पर जो होगा वो क्या होगा, v बड़ी होगा। अब v बड़ी का मतलब कि बड़ी बूंद पर विभव, और v छोटी का मतलब कि छोटी बूंद पर विभव। चलिए, दो कंसेप्ट क्लियर है। एक फार्मूला अगर नहीं याद होगा तो सब लोग मतलब नहीं मालूम होगा या नहीं पढ़े होंगे अपने पढ़ने के दौरान, तो याद करके रखिएगा कि जो v बड़ी होता है यानी बड़ी बूंद पर जो विभव होता है उसको निकालने का फार्मूला यह होता है कि n के पावर में 2/3, ठीक है, और गुणे v छोटी। यह क्या निकल के आ गया, आपका फार्मूला निकल के आ गया। अब ये फार्मूला अगर नहीं पता होगा तो भाई इस फार्मूले को अब यहाँ पर डिराइव करना संभव है नहीं, क्योंकि हम न्यूमेरिकल सेशन ले रहे होंगे। तो इसको आप याद करके रखिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम में आता है। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे जिसमें यूज में होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यह इतना आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आशुत जल की 64 छोटी छोटी बूंद है, यानी जितने भी डाटा है कहीं ना कहीं छोटी बूंद के लिए है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं, अपने पहले असली कलर में आ जाए कि छोटी बूंद के लिए, किसके लिए लिख रहे हैं, छोटी बूंद के लिए। छोटी बूंद के लिए अगर लिखना है या लिखें हम तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि n बराबर, यानी कितना बूंद है छोटका, 64 गो है। 64 छोटका बूंद कितना है, 64 गो, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा क्या चीज़ दे रखा है, r का वैल्यू दे रखा है, वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर दिया है। अब मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट जब करोगे तो यह क्या हो जाएगा, 0.1 है। 0.1 होने का मतलब क्या हुआ कि 1 × 10⁻⁴ मीटर लिखा सकता है। उसके बाद एक डाटा शायद और दिया है कि यहाँ पर दिया है क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 2/3 × 10⁻12 कूलाम, ठीक है। यह सब डाटा है, यानी इसको डाटा को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से हमको पता चल जाए, ठीक ना, सभी को अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्यू का मान दिया है, और ये जो मान है वो किसका मान है, यह आपका आर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, एन हो गया। अब इस एन और इस आर से होने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा अब यहाँ पर चलते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहे हैं, इधर नेक्स्ट आगे की ओर। तो इधर में अगर हम समझे थोड़ी सी बात को, इस चीज़ को, तो यहाँ पर हम पहले बात निकालेंगे विभव, और किसके लिए निकालेंगे, छोटी के लिए, क्योंकि जब तक छोटी बूंद का विभव नहीं पता रहेगा आप बड़ी बूंद का विभव निकाल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे v छोटी, यहाँ क्या लिख रहे हैं, v छोटी लिख रहे हैं। अब v छोटी लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, अब विभव निकालना सबको पता है। विभव का फार्मूला क्या होता है, 1/4 ε0 q अपान में क्या होता है, r होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए वैल्यू v छोटी, तो v छोटी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 का वैल्यू क्या होता है, यानी 1/4πε0 पूरा का मान क्या होता है, 9 × 10⁻9 और गुणे क्यू का मान क्या है, यहाँ पर देख पाइए कि 2/3 है, और इंटू 10⁻ क्या है, -12 है। और उसके बाद इधर बगल में क्या है, आर है, आर का मान कितना है, कहीं न कहीं देखा जाए तो 10⁻⁴ है, तो ये बगल में क्या कर लीजिए, 10⁻⁴ से गुणा कर दीजिए। अब अगर देखें इसको हम, तो यहाँ से 3 से काटेंगे, इसको क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। यहाँ से लिख लेते हैं कि v छोटी बराबर 3 × 6, तो 6 हो गया, और गुणे 10⁻9 है, तो 10⁻9 रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, 10⁻12 है, हाई 10 कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 10⁻⁻4 प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10⁸ हो जाएगा, यानी 10 कितना लिख दे रहे हैं, 8 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, वो भी किस में, माइनस में, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। अब इसको थोड़ा सा हल करें तो 6 × 9 है यहाँ, और यहाँ कितना है, 8 है, तो कितना हो जाएगा, 10⁻1 यानी केवल 10, यानी v छोटी के जो मान निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 वोल्ट आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 60 वोल्ट।
तो मुझे उम्मीद है आप लोग को अभी तक का जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी इजीली समझ में आ रहे होंगे, और नहीं आ रहे हैं तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में इसको पुट करिए, क्वेश्चन को उठाइए, उसके बाद आंसर ज़रूर मिलेगा वीडियो के माध्यम से, कमेंट में लिखने के माध्यम से, वॉट एवर आई कैन डू फॉर यू। ठीक है, तो आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर कैपेसिटर से क्वेश्चन उठाया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकुलाम, देखिए माइक्रो कॉलम लिख रहा है, सॉरी से मिसप्रिंटिंग है, माइक्रोकुलाम आवेश ग्रहण करता है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं, यानी सीधी सी बात है कि V बराबर कितना दिया हुआ है, 1000 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात क्या दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है, Q बराबर कितना है, 2 माइक्रोकुलाम है। अब माइक्रोकुलाम को हम कुलाम में बदलेंगे तो 2 गुणे 10 की पावर में -6 कुलाम हो जाएगा। तो 2 डाटा हमें पता चल गया, तो V का मान और साथ साथ में Q का मान। अब इन 2 डाटा की मदद से हमें क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता निकालनी है, यानी हमें C चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि C बराबर Q/V फॉर्मूला होता है संधारित्र की धारिता के लिए। फार्मूले पे रखिए इसको, V बराबर Q का मान क्या है, 2 गुणे 10 की पावर में -6, और V का मान कितना है, 1000 मान है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए नीचे C बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 के पावर में -6, और इसको लिख सकते हैं 10 के पावर में 3, तो ऊपर में चला जाएगा, 2 गुणे 10 के पावर में क्या हो जाएगा, 6 और 3 9, यानी -9 हो जाएगा। और यह जो आएगा आंसर किस में आएगा, फैरड में आएगा। ठीक है ना, तो यह आंसर C बराबर 2 × 10⁻⁹ फैरड लिख सकते हैं, या इसे फिर से अगर माइक्रो फैरड में चेंज करना चाहें तो 10⁻⁶, यानी 10 के पावर -6 घटा लीजिएगा इसमें से, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 के पावर में -3 माइक्रो फैरड। तो आप आंसर वो ऊपर वाला लिखें चाहे नीचे वाला लिखें, दोनों मान्य हैं, दोनों 100% सही और सत्य हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिख रहा है कि 10 माइक्रोफैरड की धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट तथा 200 वोल्ट से, यानी 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। यानी यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या गिवन है उस चीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले गिवन में देखिए संधारित्र दिया हुआ है, संधारित्र की धारिता दिया हुआ है, कितना है, वह दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरड। ठीक है ना, अब इस माइक्रोफैरड को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं फैरड में, यानी ये 10 C का मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा 10 गुणे 10 के पावर में -6 फैरड। ठीक है, ये चेंज हो गया। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे, एकदम ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना है, चीज़ों को नोट डाउन करते जाना है। यहाँ पर 100 वोल्ट से कितना हो जा रहा है, 200 वोल्ट हो जा रहा है, यानी यहाँ पहले कितना था, यानी V1 का मान कितना है, मान लीजिए 100 वोल्ट है। ठीक है, अब V2 का मान कितना है, V2 का मान जो है वो कितना है, 200 वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या है कि उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए, यानी सीधा सी बात ही है कि वो डेल्टा U का मान पूछा है, यानी वृद्धि मतलब क्या हुआ कि परिवर्तन, तो ऊर्जा में परिवर्तन बताना है, डेल्टा U का मान बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि अगर यहाँ से U1 की बात करें, यानी पहले की ऊर्जा कि जब उसका वोल्ट कितना रहे, विभव कितना रहे, 100 वोल्ट रहे, तो अगर 100 वोल्ट है, 10 माइक्रोफैरड उसकी धारिता है, तब क्या होगा। और उसके बाद एक बार चेक करेंगे किसके लिए, 200 के लिए, 10 माइक्रोफैरड के लिए, तो U1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ C। अब चेक करो कि दोनों जगह जो धारिता रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, समान रहने वाली है, तो C हो गया, और क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहीं पर इसके लिए V2 के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, U2 बराबर हाफ C V2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम डेल्टा U का मान निकालना चाहें तो यहाँ पर यहीं पर लिखना पड़ेगा, देखिए हाफ C दोनों जगह क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 C कॉमन हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग V2 - V1 का स्क्वायर। ठीक है ना, सॉरी
यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिखना है, वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर छूट जाएगा तो मिस्टेक थोड़ी सी हो जाएगी आपको। यहाँ पर लिखना यह है कि V2 का स्क्वायर और माइनस में V1 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, यहाँ पर बन गई। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमने अंतिम में से प्रारंभिक वाले, यानी अंतिम यही है, अंतिम वाले में से प्रारंभिक वाले को घटा लिया है तो अंतर पता चल गया है। यानी मोटी मोटा देखा जाता है हमारे पास ये जो है फार्मूला जनरेट होके आ गया है। अब इसी फार्मूले पर आपको रखना है, रख के इवेल्युएट करना है। तो यहाँ से रखते हैं इसी फार्मूले पर। चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है कि डेल्टा यू बराबर, यहाँ से लिखते हैं डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, हाफ सी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर सी का मान दिया हुआ है 10 गुणे 10 के पावर में -6। और उसके बाद यहाँ पर V1 का मान, सॉरी पहले V2 है, तो V2 का मान देखिए क्या लिखा हुआ है, V2 का मान लिखा हुआ है 200, यानी 200 का स्क्वायर और माइनस में फिर से क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ से लिखते हैं डेल्टा यू बराबर 1/2 गुणे 10 के पावर में -6। और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 यहाँ पर, यानी 40,000 और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। स्क्वायर करें भाई, 2 जीरो बढ़ गया एक्स्ट्रा, यहाँ से काट लीजिए, पीछे पहले ही काट देना चाहिए मुझे। तो यहाँ से क्या हो गया डेल्टा यू बराबर 5 गुणे 10 के पावर में -6। और यहाँ से देखिए ध्यान से क्या होगा, 4,000 में से, सॉरी 40,000 में से 10,000 घटाएंगे तो क्या बचेगा 30,000 आ गया, 30,000। चलिए अब यहाँ से 30,000 अगर आ जा रहा है तो इसको क्या करते हैं, इसको गुणा करवा देते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा करेंगे तो डेल्टा यू का मान जो है 5 तियाँ 15 150, ठीक है, 30 और 5 15 150 हो गया। और 3 जीरो और है तो 1 2 3 जीरो और लगा देंगे, इंटू 10 टू द पावर क्या है -6 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि डेल्टा यू बराबर 15 गुणे 10 के पावर में कितना है 4 है, तो 10 के पावर में 4 हो गया, गुणे 10 के पावर में कितना है -6 है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर 15 गुणे 10 के पावर में -2, या इसे ही लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर 1.5 गुणे 10 के पावर में -1। या ये भी आंसर में ये भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी थोड़ा सा और एक प्रोसेस आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेल्टा यू बराबर 0.15 जूल, ये जो होगा आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं आसानी के साथ में। तो यह क्वेश्चन होता है यहीं पे ख़त्म। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख पा रहे होंगे लिखा हुआ संलग्न चित्र में विभवांतर VA माइनस VB का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा यह हल्का हल्का फीका फीका लग रहा है। मैं अभी इसको दोबारा से ड्रा करता हूँ। ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लिया। यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ चित्र है आपके सामने कि यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, और उसके बाद कुछ दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु है, फिर कुछ दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट है, और यहाँ पर भी एक पॉइंट है। थोड़ा सा लंबा मैंने बनाया। यहाँ पर क्या है, +Q चार्ज है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, और यहाँ पर क्या है -Q है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है स्पष्ट दिख रहा होगा। यहाँ से यहाँ जाए, ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है, ये वाला जो डिस्टेंस है x है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी दूरी क्या है, x ही है, और साथ साथ में ये वाली जो दूरी है वो भी क्या होगी, x ही होगी, ठीक है। मिल गया। तो सारा डिटेल हमने यहाँ जो फिगर में बना था वो हमने देख लिया। अब यहाँ से VA माइनस VB यानी बिंदु A पर विभव और बिंदु B पर विभव में अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, VA और माइनस में VB फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, बिंदु A पर विभव ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो बिंदु A पर विभव
ए के कारण मतलब प्लस क्यू के कारण एक बार ज्ञात करना पड़ेगा और एक बार किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। दोनों पर सब्स्टिट्यूटली ज्ञात करेंगे तभी चीज़ें निकल के सही तरीके से आएंगी। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर बिंदु ए पर विभव। ठीक है, अब विभव का फार्मूला सबको पता होता है, जो नहीं पता भाई क्या कर रहे हो अभी तक, कहन विदेश चले गए हो कमाने धमाने। देखिए वी ए बराबर क्या होगा, 1/4πε0 क्यू अपान में। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान सुनना, हम क्या कर रहे हैं कि बिंदु ए पर विभव निकालना है, तो बिंदु ए पर विभव निकालेंगे एक बार किससे, इस प्लस क्यू के कारण। ठीक है, इस पर निकालेंगे एक बार, किस पर निकालेंगे, इस माइनस क्यू के कारण। ध्यान से देखना, समझने वाली बात है। तो जब प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू क्यू होगा, आर की जगह पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक्स दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसी में जोड़ते हैं बार बार दूसरे जो चार्ज रखा है या दूसरा जो आवेश रखा है उसके कारण। तो अभी यहाँ पर क्या है, यह प्लस क्यू है कि माइनस क्यू, माइनस क्यू, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, या माइनस क्यू हो गया। फिर से लिखिए 1/4πε0 और क्यू की जगह पर क्या हो गया था, यह माइनस क्यू हो गया था। और अब ध्यान से देखिए, यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में दूरी x था, तो हमने यहाँ पर x लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक x और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक x, तो x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर q अपन में क्या लिखना पड़ेगा, 2x लिखना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व, यानी यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी ए बराबर 1/4πε0 कॉमन हो गया सब में, ऊपर में q है, q कॉमन भी कर लेते हैं, q के साथ साथ में x भी कॉमन है, तो q अपन क्या है, x कॉमन कर लेते हैं। तो इधर में क्या बचा, इधर में कुछ नहीं बचा, सिंपल सा आपका 1 बचा। अब माइनस इधर में क्या बचा, सिंपल सा 1/2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा इधर करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, वी ए का वैल्यू, वी ए बराबर 1/4πε0 क्यू अपान एक्स। इसमें देखिए एक में से 1/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1/2 ही बचेगा, यानी मान लीजिए वो 2 का गुणा हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो यहाँ आ गया क्या, इतना वैल्यू निकल के आ गया। और इस वाले को हम क्या करते हैं, एक समीकरण पुट करते हैं, मान लेते हैं यह समीकरण नंबर 1 दिया हुआ। चलिए ये समीकरण नंबर 1 बना लिए। अब क्या है, अब बिंदु ए पर निकल गया, अब निकालना है हमको बिंदु बी पर। तो लिखते हैं यहाँ पर कि बिंदु बी पर विभव। ठीक है, बिंदु बी पर विभव, तो बिंदु बी पर विभव फिर से वही, एक बार प्लस क्यू के कारण एक बार माइनस क्यू के कारण। तो यहाँ से यहाँ पर लिख जाएंगे, हम क्या लिखेंगे, वी बी बराबर, अब वी बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0। समझते रहिए बात को अच्छे तरीके से, प्लस क्यू के कारण पहले निकालेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू अपान। अब ध्यान से देखिए कि बिंदु बी पर निकालना है प्लस क्यू के कारण। अब यहाँ से दूरी थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट कलर के पेन से यूज कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप जा रहे हो और कहाँ पे जा रहे हो, बी पे जा रहे हो। तो यहाँ से यहाँ पे जब जा रहे हो तो दूरी खुद आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, x हो गई, और फिर ये वाली दूरी क्या हो गई, x हो गई। तो टोटल मिला के क्या हो गई, 2x हो गई। यानी उधर में इस वाले में 2x बाद में था, इसमें क्या हो गया, 2x पहले आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 2x आ गया, और फिर से माइनस। अब माइनस क्यू के कारण लगा रहा है ना, तो माइनस में लिखेंगे, क्या ही लिखना है माइनस में हमको, कि 1/4πε0 क्यू, तो क्यू की जगह माइनस क्यू, जो कि माइनस चिन्ह पहले लग चुका है, तो क्यू अपान में। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से दूरी क्या है, केवल और केवल क्या है, x है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, x है। अब फिर से वही काम, इसमें भी कॉमन लेते हैं, तो इसमें भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आपको वी बी बराबर मिलेगा क्या, 1/4πε0 क्यू अपान x कॉमन। ठीक है, यानी अब यहाँ से क्या आएगा, 1/2 माइनस में 1 क्या आ गया, सॉरी 1 नहीं, केवल और केवल क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1/2 में से 1 घटाइएगा तो माइनस में 1/2 आएगा। तो यहाँ से इसका जो रिजल्ट आता है, मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा सा जगह की कमी आ रही है, तो चलिए इधर मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा कि बी बी बराबर माइनस में आ जाएगा क्या, 1/4πε0 क्यू अपान में। अब x नहीं क्या होगा, 2x होगा, और माइनस में लग गया है,
तो यह क्या निकल के आ गया आपका वी बी का मान आ गया। तो यह जो है आपका समीकरण नंबर हम इसको 2 मानेंगे। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन आपको मिल गए हैं। अब आपको निकालना क्या है, वी ए माइनस बी बी निकालना है। चलिए लिखते हैं क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी, यानी बात मुद्दे वाली है, जो हमें चाहिए वो हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो वी ए माइनस बी बी, सिंपल सा वी ए का मान लिखिए, यहाँ पर लिखिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 तो वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/2x। अब माइनस लगेगा, अब फिर से यह माइनस में है, तो यह वाला माइनस जाके ये वाला जो माइनस है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और फिर से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2x हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए दोनों जुड़ जाता है तो सेम सेम दोनों है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सीधे सी बात है कि x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है ना, तो यहाँ से मैं सीधे सीधे यहाँ पर 2 से गुणा कर दूंगा, तो 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/में क्या हो गया, 2x हो गया। अब बस सिंपल से आपको इस 2 से इस 2 को डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर जो VA माइनस VB का वैल्यू जो निकल के आ रहा होगा वह क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/में x आ जाएगा। और कहीं ना कहीं ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, या ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V का लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x, और यूनिट भी लिखिएगा ज़रूर से ज़रूर वोल्ट। तो यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो यही करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखने में बड़ा हो सकता है, चाहे आपको अजीब सा लग सकता है चित्र के द्वारा, लेकिन कुछ है नहीं क्वेश्चन में, यानी किसी भी क्वेश्चन में दम है ही नहीं भाई, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है सारे के सारे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस पर लगने वाले आवेश की गणना कीजिए। चलिए इसकी गणना करते हैं। क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आसान, तो आसान करते करते इस क्वेश्चन को लगा भी लेते हैं। यहाँ पे देखिए r बराबर क्या है, r बराबर यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी यहाँ पर त्रिज्या दे रखा है, r बराबर क्या है, 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर को करते हैं कन्वर्ट मीटर में, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर में -2 सेंटीमीटर से अब आ गया किस में, मीटर में, ठीक है। यह काम हो गया आपका। अब जो है इसमें पूछा क्या है, इसकी धारिता ज्ञात करिए, C पूछा है, ठीक है। आगे कुछ और कहा है, तथा उस आवेश की गणना कीजिए, यानी आवेश की भी गणना करना है, लेकिन कब गणना करना है, जब, यानी ऐसा मतलब करना है कि उसका जब क्या हो जाए, वोल्टेज यानी विभव क्या हो जाए, 1000 वोल्ट हो जाए। यानी V का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मैं ऐसे मिटा के लिखता हूँ, V का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक ना, सीधी सी बात है, V का मान जो है वो दिया हुआ है 1000 वोल्टेज। तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, 1000 वोल्ट हो जाएगा। तो यह चीज़ें डाटा हमें पता है। अब हमें गोलाकार चालक की धारिता ज्ञात करना है। तो शायद आप लोग को फार्मूला पता होगा, पढ़े होंगे, तो लिख दीजिएगा सीधा सा कि गोलाकार चालक की धारिता, गोलाकार चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है, यही होता ही है। अब ध्यान दीजिए, चूँकि आपको मान पता है, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है, केवल इसका मान नहीं पता है। यानी आप जानते हैं कि यहाँ पर लिखिएगा, चूँकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 के पावर में 9 होता है। तो बस इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा करिएगा तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, 1/9 गुणे 10 के पावर में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। रखते हैं मान, तो C बराबर क्या होगा, 1/9 गुणे 10 के पावर में 9, और उसके बाद R का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, R का मान हम लिखेंगे 9 गुणे 10 के पावर में -2। इससे इसे ख़त्म हो गया, यह ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर C बराबर क्या मिलेगा आपको, C बराबर मिलेगा, यह 9 और 2 11 हो गया, ठीक है ना।
यानी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा हमें, 10 के पावर में -2 है, इधर में क्या लिखा हुआ है 9, यानी 10 के पावर में -9 है। तो C बराबर क्या हो गया, 10 के पावर में -11 फैरड आ गया क्या, इसकी धारिता। लेकिन यहीं तक ही क्वेश्चन सीमित नहीं है, धारिता के बाद आपको यहाँ पर आवेश की भी गणना करनी है। तो कर लेते हैं, कौन सी बहुत बड़ी तूफान आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिखिएगा कि चूँकि हमें पता है, क्या पता है, C बराबर क्या होता है, Q/V होता है, सबको मालूम होता है बेसिक फार्मूला। तो यहाँ से आप Q का मान निकाल लीजिए। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और Q बराबर C का मान अभी निकाले हम, यहाँ पर मिला है 10⁻⁻11, ठीक है। और V का मान पता है सबको कितना है, 1000 वोल्टेज, जिसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर में 3, सॉरी मैंने -3 यहाँ पर लिख दिया, लेकिन यह क्या होना चाहिए, 10 के पावर में 3 होना चाहिए। तो 10 के पावर में क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे कि Q बराबर 10 के पावर में 3 प्लस में है क्या, 11 माइनस में है, तो यह हो जाएगा 10 के पावर में -8 है, ठीक है ना। आवेश है तो इसका यूनिट क्या हो गया, कूलाम हो गया। तो यही क्वेश्चन था, यही 2 चीज़ें आपको ज्ञात करनी थी, एक हो गया धारिता और एक होता क्या, आवेश। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इस तरह से होता है ख़त्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देखने में अच्छा है और देखने में के साथ साथ में एक्चुअल में अच्छा है भी। तो इस अच्छाई को और देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से इसको लगाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व स्टार्टिंग से ही। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, यानी सबसे पहले हम वायु संधारित्र की धारिता की बात करेंगे। यानी हम लिख दे रहे हैं कि C1। अब C1 क्यों लिखे हमने, क्योंकि धारिता तो C होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान दे रहे हो आप, यहाँ पर C1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 3 माइक्रोफैरड तथा यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड, यानी चेंजेज आ रहे हैं कहीं ना कहीं, यानी दो बार धारिता को लिया गया है। तो एक बार हम क्या लिख रहे हैं, C1 लिख रहे हैं। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब यहाँ से वायु में संधारित्र की धारिता, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ में क्या लिखा हुआ है कि वायु में है सारी चीज़ें, वायु में संधारित्र की धारिता। तो लिख लेते हैं कि वायु में संधारित्र की क्या है, धारिता। अब बताइए वायु में संधारित्र की धारिता क्या होती है। इसके लिए सबको मालूम होना चाहिए, जो C होता है वो बराबर होता है K/ε0/d के। चूँकि वायु है, वायु के लिए परावैद्युतांक K का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यह C जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, A/ε0 और अपान में D के ही बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये बात तो भी सत्य है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A/ε0 अपान जो D होगा वो बराबर होगा 3 माइक्रोफैरड के। चूँकि 3 माइक्रोफैरड है, इसको आप फैरड में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 फैरड में आ जाएगा, ठीक है। यह निकल के आ गया, इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो सेपरेटली और सही तरीके से हमने यहाँ पर एक समीकरण मान लिया। अब एक काम करते हैं कि अगला पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि K परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं, यानी जब 2 संधारित्र के प्लेटों के बीच में T मोटाई का कोई प्लेट रखा हो, यानी कोई भी ऐसा मीडियम में रखा हो, तो यहाँ पर हमने यहाँ लिख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं कि यदि जब T बराबर क्या हो, कुछ दिया हो। अब T बराबर क्या दिया है, 3D/4 दिया है। तब यहाँ पर C बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर C2 बराबर क्या हो जाएगा, तो C2 बराबर यहाँ पर C2 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 6 माइक्रोफैरड दे रखा है, 6 माइक्रोफैरड। अब एक्चुअल में यहाँ पर देखिए इसमें कोई बीच में परावैद्युतांक में कुछ था नहीं, अब यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर रखा हुआ है तो यह जो C हो गया या C2 हो गया, यहाँ के लिए आपका क्या होता है या क्या निकल के आ रहा होता है, C बराबर आता है ε0A अपान में D-T, ठीक है, क्या है, D-T है। और उसके बाद
लिख सकते हैं प्लस टी बाई के लिख सकते हैं। यह सारे फार्मूले बेसिक हैं, कहीं न कहीं आप डिराइव करे होंगे स्कूल या कोचिंग में अपने, तो वहाँ पे आप कंसल्ट करते रहिएगा। यहाँ पर देखिए डी माइनस टी अब प्लस में टी बाई के लिखा है। अब इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। सही करने का क्या मतलब है, यानी इसका वैल्यू रख लेते हैं यहाँ, क्योंकि टी का वैल्यू दे रखा है हमको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए, और नीचे डी जो है डी रहने दीजिए उसको, और टी के जगह पर क्या कर लीजिए 3D/4 कर लीजिए। अब प्लस में यहाँ भी क्या हो जाएगा 3D/4 के हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। आगे अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सही, डी में है, इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और अपान में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको डी, यानी 4D - 3D, यानी डी बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब प्लस में यहाँ से क्या आ रहा है 3D बाई क्या आ रहा है 4 किया जा रहा है। यह मिल गया वैल्यू। अब एक्चुअल में यह सब किसके बराबर हो रहा है ये आप जानते रहिए। यह C2 का मान निकालना है, संधारित्र का निकालना है। जब परावैद्युतांक कि इसमें जो बीच में परावैद्युतांक भरा हो, जिसकी चौड़ाई क्या हो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 6 माइक्रोफैरड के बराबर है। तो 6 माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करेंगे तो 6 × 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा, इसको भी एक बार और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए और अपान में यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप 4 यानी 4 के एलसीएम हो जाएगा। 4 के एलसीएम न लेके एक काम करते हैं, यहाँ से डी कॉमन कर लेते हैं। डी कॉमन करने से एक फ़ायदा होगा हमारा। अभी क्या फ़ायदा होगा देखिएगा ध्यान से। डी अगर कॉमन करते हैं तो बचता क्या है यहाँ पर कि 1/4, अब प्लस में यहाँ से क्या बच रहा है 3/4 के बच रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बच रहा है। अब इसमें हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ से 1/4 भी तो साथ में कॉमन हो सकता था, लेकिन इतने, यानी ये जो दिख रहा है आपको टर्म एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी, इसका वैल्यू हमें पता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ से हम मान इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मान अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट रखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से चलिए यहाँ पर फिर से आगे कुछ लाइन वाइन खींचते हैं। हाँ, तो यहाँ से जो होगा सिस्टम हमारा थोड़ा सा चेंज होने वाला है। चेंज होने का क्या सेंस निकल के आ रहा है कि अब जो है इसको थोड़ा सा हम इवेलुएट कर ले या सही कर ले, कहने का मतलब हमारा यह है, या डायरेक्ट मान ही रख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, इसको एक बनाए हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर। अब समीकरण 1 से मान रखिएगा तो क्या होगा, समीकरण 1 से इसका मान क्या दिया है 3 × 10 के पावर में क्या है -6 हो जाएगा, ठीक है, और गुणे, ठीक है, और गुणे क्या हो जाएगा ये जो आपके पास में है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे k और 4k है, तो नीचे में 4k एलसीएम हो गया। 4k अगर एलसीएम होता है तो यहाँ पर क्या होगा ऊपर में, यानी 4 से 4 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा k+3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब बराबर इसके बराबर में यह क्या लिखा हुआ था, ये टर्म लिखा हुआ था ना 6 × 10 के पावर में -6 है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 के पावर में 6, 10 के पावर में 6 खत्म हो गया। यहाँ से 3 से 6 काट दीजिए, यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, यानी इधर में क्या बचा। अब देखिए 4 के ऊपर चला जाएगा, 4k को जैसे ही ऊपर भेजते हैं तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपके पास 4k और अपान में k+3, ठीक है, k+3। अब बराबर इधर में क्या बचा केवल 2 और नीचे मान लीजिए 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो क्या होगा, यह जो होगा आपका 2k और प्लस में, ठीक है, 6 और बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2k, अब यहाँ से इसको घटा उठा के देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है 4 नहीं हो जाएगा, 4k हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, तो यहाँ से आपके पास में सीधे बात करते हैं कि k का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि अब जो है हम k यानी k परावैद्युतांक का मान ज्ञात करना था, और यानी यही देखिए साफ लिखा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, जो कि हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। तो यहीं पर यह क्वेश्चन होता है ख़त्म।
और ये जो बड़ा सा क्वेश्चन या अजीब सा क्वेश्चन लगता था, इसमें कुछ है नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि 3 संधारित्रों को 30 वोल्ट की बैटरी से चित्र में जोड़ा गया है। अब इसमें ज्ञात करना है ए और बी के बीच की तुल्यधारिता, यानी उसकी तुल्यधारिता चाहिए आपको, और साथ साथ में 10 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर की संचित ऊर्जा, यानी 10 माइक्रोफैराड वाला यही कैपेसिटर है, इसमें संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे को कैसे जुड़े हों, श्रेणी क्रम में। तो सीधा सा लिखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है यहाँ से। अगर बात करते हैं सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन में हमको यह लिखना पड़ेगा कि 6 माइक्रोफैराड तथा 2 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अगर इसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे होंगे तो जानते हैं कि थोड़ा सा यानी रेजिस्टेंस के मामले में और इसका मामला उल्टा चलता है। यानी 1/C1 बराबर हम 1/C1 + C2, C1 की जगह पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 1/, में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 12 को एलसीएम लेंगे तो 1/C1 बराबर, यहाँ पर 12 एलसीएम हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकालिएगा 1/C1 बराबर 3/12, 3/12 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, यानी C1 का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ठीक है, 4 माइक्रोफैराड आ गया C1 का मान। अब क्या करते हैं, ये जो C1 है यहाँ पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट हमको मिला वो कितना आ गया 4 माइक्रोफैराड आ गया। अब यह जो 4 है, यानी इन दोनों का जो रिजल्ट आया 4 है, ये कितना है 10 है। इन दोनों को एक दूसरे को कैसे जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो लिखिएगा कि अब, ठीक है, अब क्या होगा कि 4 माइक्रोफैराड तथा 10 माइक्रोफैराड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ लीजिए तो क्या होगा C1 बराबर, ठीक है, सॉरी C1 बराबर नहीं, रिजल्टेंट लिखते हैं डायरेक्ट अब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C बराबर लिखिएगा, तो यहाँ पर मिलेगा कि C बराबर C1 प्लस में C2, यानी C बराबर 4 प्लस में क्या आ जाएगा 10, तो C का मान यानी कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस जो संधारित्र की धारिता है वो कितना आ गया 14 माइक्रोफैराड निकल के आ गया। तो एक और आंसर मिल गया, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता हमने निकाल लिया। अब तुल्य धारिता के बाद में आपको संचित ऊर्जा भी चाहिए, तो संचित ऊर्जा निकालना है, यानी इसी का जो पार्ट 2 है वह हमें ज्ञात करना है। यानी क्या ज्ञात करना है, संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। ठीक है, तो संचित ऊर्जा के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, संचित ऊर्जा यानी U का फार्मूला मालूम है 1/2 CV², सत्य है। अब जान रहे हैं कि जो V होता है वह एक दूसरे के ये कैसे जुड़े हुए हैं, यह इसके साथ में पैरेलल में, जब पैरेलल में होता है तो हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर क्या होता है, समान होता है, V का मान फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो यहाँ पर रखते हैं U बराबर 1/2 और C के मान का कितना, अब किस वाले के लिए निकालना है ध्यान से रखिएगा। कुछ लोग दिमाग लगाएंगे यहीं पर 14 रख देंगे, 14 रखने पर तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि 10 माइक्रोफैराड वाले के लिए पूछना है। तो 10 माइक्रोफैराड वाला कौन सा है, 10 हैगा, तो C का मान क्या हो गया 10 हो गया। और 10 माइक्रोफैराड है उसको फैराड में चेंज कर लिया 10 के पावर -6, और उसके बाद V का मान कितना है 30 दिया हुआ है, तो 30 नहीं अब 30 × 30 लिखना पड़ेगा क्योंकि V² है। चलिए काटते हैं इसको, यहाँ कितना हो गया 5 हो गया। U बराबर 5 3 15 और 15 3 45, कितना आ गया 45, उसके आगे 0 लगा दिए 2 ठो, गुणे 10 के पावर में क्या है -6 है। इसको हम लिख सकते हैं U बराबर 4.5 गुणे 10 के पावर में -3। अब यह एक्चुअल में ऊर्जा है, तो ऊर्जा को किसके यूनिट में लिखेंगे, जूल में लिखेंगे। तो यह निकल के आ गया, यह सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, और इसका आंसर आ गया 4.5 गुणे 10 के पावर में -3 जूल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 भी एक क्या है, कहीं ना कहीं आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जुड़ा हुआ किससे है, यानी ओवरऑल बात करते हैं सर्किट वाला ही क्वेश्चन है। फिर ये भी इसमें भी आपको अच्छे खासे सर्किट देखने को मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले ऊपर से सर्किट को सॉल्व करते करते आते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि
यह वाला, यह वाला, यह वाला, यानी तीन 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 जो माइक्रोफैरड के हैं ये सभी के सभी एक दूसरे से किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड, सबका वैल्यू सेम है, ठीक है, को समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर। अब देखिए समांतर क्रम में जोड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, डायरेक्ट जोड़ना है, जैसे रेजिस्टेंस को श्रेणी में जोड़ा जाता था, इसको समांतर में। तो यहाँ पर C1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस में 3, यानी C1 का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 9 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात को थोड़ा सा कायदे से डिटरमाइन करिएगा कि यहाँ पर इतने का वैल्यू जो है ना वो कितना आ गया है, 9 माइक्रोफैरड है। अब ये जो इतना है ये इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, श्रेणी में जुड़ा हुआ है, इस सभी के साथ में, इन तीनों के साथ में ये किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो लिखेंगे क्या, अब हमें इस तरह से लिखना है कि थोड़ा सा मैं चेंज ही कर लेता हूँ इस पेन को, ठीक है। हाँ, क्या लिखना है कि लिखेंगे 9 माइक्रोफैरड यानी इन तीनों का रिजल्टेंट 9 माइक्रोफैरड तथा, ठीक है, ये कितना है, 18 माइक्रोफैरड है, ठीक है, तथा 18 माइक्रोफैरड को कौन से क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से 1/C हो जाएगा, 1/C हो जाएगा। अब C की जगह पे हम कुछ और लिख देते हैं, C2 लिख देते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/9 प्लस में 1/18। जब इन दोनों को हल करेंगे 1/9 और 1/18 को, तो क्या मिलेगा, यहाँ से सीधे सीधे हमको मिलने वाला है, मैं लिखता हूँ कि 1/C2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो 9 18 का एलसीएम कितना हो गया, 18 हो गया, 9 से भाग दीजिएगा 2, अब प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ 3 हो जाएगा। तो यानी 1/C2 बराबर 3/18, 3/18 को आप काटिएगा तो क्या मिलेगा, 1/6 मिलेगा, ठीक है। तो 1/6 आ गया क्या, C2 का वैल्यू। तो यहाँ से C2 का मान निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, 6 माइक्रोफैरड आ जाएगा। चलिए ठीक है, यह किसका वैल्यू निकल गया, C2 का। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सर्किट क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब बचा क्या, इसके साथ में यह फिर से किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो अब लिखेंगे क्या कि यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड इसका रिजल्टेंट है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, 4 माइक्रोफैरड। एक मिनट ध्यान दीजिए सब लोग कि यह इसके साथ में जब जुड़ा है तो नीचे यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड का दिया है। तो सबसे पहले इन दोनों को क्या कर लेते हैं, समांतर में जोड़ लेते हैं, उसके बाद सबको एक साथ में श्रेणी में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम कि अब, ऐसे आप भी लिखिएगा अब, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या लिखना है, किसको किसको जोड़ना है, 6 माइक्रोफैरड, जो 6 माइक्रोफैरड अभी हमने यहाँ पर ज्ञात करा, ठीक है, 6 माइक्रोफैरड तथा, ठीक है, यह जो 6 माइक्रोफैरड नीचे वाला है कैपेसिटर यहाँ, ठीक है, तथा 6 माइक्रोफैरड, ठीक है, को कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C3 बराबर 6 + 6 बराबर, यानी इम्प्लाइज दैट C3 की जो मान आ गया कितना आ गया, 12 माइक्रोफैरड आ गया। चलिए ये भी अच्छी बात है, हमें 3 ठो मिल गया, 1 ठो 9, 1 ठो कितना आ गया 6 और कितना 12। अब अगर ध्यान दें तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं हाइलाइटर का यूज ही कर लूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक यह सबका कहीं ना कहीं आपको ये पूरा जितना इधर लिखा हुआ है इस सभी चीज़ का क्या चीज़ का वैल्यू मिल चुका है। इतने का वैल्यू क्या आ गया, लास्ट में 12 माइक्रोफैरड आ गया है। अब आपके पास में बचा क्या हुआ, यही 4 वाला बचा हुआ है। तो 4 और 12 को फिर से एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो चलिए इसको अब लिखते हैं। इसमें क्या लिखना है, लिखेंगे हम कि 12 माइक्रोफैरड, ठीक है, 12 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड को श्रेणी
क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो क्या होगा, अब अंतिम रिजल्टेंट लिखिए 1/c बराबर 1/12 प्लस में 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 1/12 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हल कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा। 12 से 12 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। 3 कैसे हो रहा समझ ही रहे हैं सब लोग, इतना बेसिक कंसेप्ट। तो 1/c का जो वैल्यू आ रहा है 1/c का जो वैल्यू आ रहा है 4/12, 4/12 बोले तो 1/3। 1/3 को अगर आप सही करिएगा तो आपको अंतिम में रिजल्ट मिलेगा c बराबर 3 माइक्रोफैरड। यानी इसकी जो तुल्य धारिता आ गई वो कितनी आ गई 3 माइक्रोफैरड। यानी इस चीज़ को हमें बहुत बेसिक तरीके से पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है। और यह कितना आ चुका है आपका, ये जो मिला है यह कहीं ना कहीं मिल चुका है आपका c का जो मान है वो मिल गया है कितना 3 माइक्रोफैरड। तो अब जो है हमें टोटल वैल्यू मिल गया है 3 माइक्रोफैरड का। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टर्म होना है तो एक देखिए अभी तक हमने क्या निकाला कि बीच तुल्य धारिता निकाला, यहाँ तक चीज़ें ज्ञात हो गया। लेकिन अभी यह क्वेश्चन में यह चीज़ें बचा हुआ है कि 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। यह चीज़ें हम ज्ञात करते हैं अब से। इसके लिए बस थोड़ा सा और रह गया है चीज़ें इसमें, यहीं पर थोड़ा सा जगह बनाते हैं, शायद बन जाए जगह। ठीक है, पहले तो पेन वन चेंज हो चलो। ये देखिए यहाँ पर इनफ है, इतना हमको लग रहा है। ठीक है, तो 3 माइक्रोफैरड लगने के बाद अब जो है हमको चाहिए क्या, आपको निकालना है 4 माइक्रोफैरड के संधारित्रों के प्लेट के बीच में विभवांतर की गणना करनी है। ठीक है ना, संधारित्र की नहीं। तो सबसे पहले विभवांतर तभी आप निकाल पाइएगा जब आवेश दिया रहे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि कहीं आवेश का नाम ही नहीं लिखा है। तो आवेश का नाम अगर नहीं लिखा है तो एक काम करते पहले आवेश निकालते हैं। तो लिखिए कि आवेश, एक मिनट, ठीक है, हाँ, आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बोले तो क्यू बराबर क्या होता है C/V होता है। चलिए ठीक है, C/V होता है, मानते हैं। तो C/V होता है, लेकिन C तो हम समझ रहे हैं कि कुल का निकाले हैं कितना 3 निकाले हैं, लेकिन V कहाँ से रखे, कहाँ से कहाँ तक। अब V रखने का यह है कि आपने यहाँ पर देखा कि टोटल की बात किया जा रहा है। तो टोटल में कितना दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे V का मान कितना दे रखा है 2 वोल्ट दे रखा है। तो यही 2 वोल्ट क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो यहाँ से Q का जो मान आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 6 कूलाम। ठीक है, चलिए ये भी अच्छी बात है, ये 6 कूलाम आ गया। अब जो है आपको वन एंड ओनली थिंग विच यू नीड, अब क्या चाहिए आपको, और चाहिए आपको 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र के लिए धारिता। यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या हम कि यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड संधारित्र का विभवांतर। संधारित्र का विभवांतर V बराबर क्या होता है Q/C होता है। चलिए अच्छी बात है। V का मान नहीं पता क्योंकि उसी का निकाल रहे हैं। Q का मान क्या रखना है, यहाँ पर 6 कूलाम अभी यहाँ पर ज्ञात करा है। चलिए ठीक है। C का मान क्या है, C का मान यहाँ पर आप 4 माइक्रोफैरड के लिए निकाल रहे हैं तो 4 ही रखना है केवल। यहाँ पर 4 रखिए, काट दीजिए। काटने के बाद कितना आएगा, यह 3/2 आएगा। 3/2 बोले तो V का मान जो है 1.5 वोल्ट आएगा। ठीक है ना, तो यह हो गया अंतिम आंसर। तो आंसर आपके पास में अंतिम वाला 2 ठे है। एक आंसर तो यह है, ठीक है, एक आंसर जो दिख रहा है आपको, यह दिख रहा है विभवांतर ज्ञात कर ली है हमने। अब विभवांतर के साथ साथ में यह चीज़ें दिख रहा है हमको धारिता। तो विभवांतर और धारिता इस क्वेश्चन के लिए हमने अच्छे तरीके से ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, एक आंसर यहाँ पर है, एक आंसर यहाँ पर है। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं भी डाउट हो तो इसके बारे में बताइएगा, डाउट को क्लियर करा जाएगा। चलिए अच्छी बात है, और बढ़ते हैं इसी के साथ में 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वें क्वेश्चन में लिखा है एक परिवर्तन, यानी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्ती होना चाहिए। संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदल के 2 माइक्रोफैरड हो जाती है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखते हैं यहाँ पर V का मान कितना है, 200 वोल्ट है। ठीक है, लिखा गया 200 वोल्ट। ठीक है, यह क्या हो गया, यहाँ पर T पहले ही लिखा गया है। चलिए यहाँ पर V का मान कितना है, 200 वोल्ट है। अब आगे देखिए ध्यान से क्या लिखा है इसमें। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदल जाए, यानी C1 C2 का मान दिया है। C1 का मान दिया है कितना,
10 माइक्रोफैरड, ठीक है। और C2 का मान जो दिया है वो दिया है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो C1 और C2 का मान भी हमको पता चल गया। यहाँ से आपको डेल्टा U का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो ऊर्जा में परिवर्तन डायरेक्ट फार्मूला हम लगा देते हैं, जो फार्मूला भी पीछे हमने एक बार किया भी था, थोड़ा सा निकाला भी था। तो डेल्टा U बराबर हाफ CV स्क्वायर, या तो हाफ V स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ से क्या हो जाता है C1 माइनस C2 हो जाता है, ठीक है ना। ये फार्मूला आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार, ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ से रखते हैं वैल्यू, हाफ हो गया, V की जगह पे क्या रखिए यहाँ पे 200 गुणे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। और फिर से C1 माइनस C2 बोले तो क्या यहाँ पर C1 माइनस C2 तो लिखना ही है। तो C1 लिखिएगा तो क्या मिलेगा आपके पास में 6 गुणे 10 के पावर में, यानी कितना है 10 है और 8 है। तो 10 और 10 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 10 8 नहीं है, 10 है और कितना है 2 है। तो 10 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो 8 गुणे, इसको लिख सकते हैं अगर माइक्रोफैरड को फैरड में बदलें तो क्या हो जाएगा 10 के पावर में 6। अब इसी को सॉल्व करना है, यहाँ से सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर मान लीजिए 1 आ गया, ठीक है। 1 आ गया तो क्या हो गया 1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें गुणा करवाते हैं सारा का सारा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 8 दूनी 16 दिख रहा है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आ जाएगा क्या 16 और 2 और 2 4, यानी 10 के पावर में 4। और फिर से यहाँ 10 के पावर में क्या दिया हुआ है माइनस में 6 दिया हुआ है। अब इसी को आप लिख सकते हैं कि 16 गुणे 10 के पावर में माइनस 2, या इसे ही लिख सकते हैं आप 1.6 गुणे 10 के पावर में माइनस में 1, ठीक है। या इसी रिजल्ट को आप लिख सकते हैं 0.16 जूल, ठीक है ना, जूल, ठीक है। तो यह जो है आपका अंतिम रिजल्ट आ गया। यह कितना दिया हुआ है 0.16 जूल दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया ख़त्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि लिखा हुआ है क्या, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है। सबसे पहले जो दिया है लिखते हैं तुरंत। ए बराबर क्या दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 10 के पावर में माइनस 2, यह क्या हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। ए का मान निकल के आ गया। चलिए उसके बाद अगला जो है टर्म हमारा है कि यहाँ पर क्या दे रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दिया है, यानी ई का मान दे रखा है। ई बराबर कितना दिया है 100 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है, ठीक है। प्लेट पर कितना आवेश है आपको क्या ज्ञात करना है, क्यों ज्ञात करना है, क्यों निकालना है। चलिए अच्छी बात है, क्यों निकालना है। तो क्यों निकालने के लिए आप फार्मूला एक जानते होंगे, पढ़े होंगे, बहुत सारा फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है कि ई बराबर, ठीक है, सिग्मा अपान में क्या हो जाता है एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। अब सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये आप लोग आवेशों का वितरण वगैरह पढ़े होंगे, उस वाले में ये फार्मूला निकल के आता है। और चूँकि हम एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर लिख लीजिएगा बगल में कि चूँकि, ठीक है, सिग्मा का जो वैल्यू है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं Q अपान A लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब आप वहाँ पर पढ़ते होंगे आवेशों का वितरण तो कई तरीके का पढ़ते होंगे, 3 तरीक़ों का, सतत पढ़ते होंगे और असतत पढ़ते होंगे। तो सतत में जाते होंगे तो 3 तरीके से, एक ठो क्षेत्रफल वाला, आयतन वाला, एक ठो क्या लंबाई वाला यानी रेखीय वाला। तो यहाँ पर यह क्षेत्रफल वाला है, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात किया गया है तो हमने यहाँ पर क्या लिया है Q अपान A लिया है। तो Q अपान L भी होता है, Q अपान V भी होता है, Q अपान A भी होता है। तो यहाँ से देखिए आगे इस चीज़ को अगर डिटरमाइन करें हम तो क्या हो जाएगा कि E बराबर, यहाँ पर देखिए सिग्मा की जगह पर क्या लिखेंगे Q अपान में A लिखेंगे और नीचे में क्या है एप्सिलॉन नॉट है, इसका गुणा इसमें नीचे हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर आपके पास में आ जाएगा Q अपान में A और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतना आ गया। अब आपको चाहिए किसका वैल्यू चाहिए, Q का वैल्यू चाहिए ना, तो इसका इधर गुणा करवा दीजिए। तो इसका गुणा करवाइएगा तो Q बराबर क्या मिलेगा E इंटू A एप्सिलॉन नॉट। अब चूँकि एप्सिलॉन नॉट का देखिए मान पता भी होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया भी है ऑलरेडी, हो सकता है एग्जाम में दे या ना दे, लेकिन आप नहीं दिया भी रहेगा तभी पता रहेगा। और क्वेश्चन पेपर के एंड में या तो स्टार्टिंग में सारा चीज़ें ऐसे जो नियतांक वगैरह होता है दे ही देता है। यहाँ से देखिए रखते हैं वैल्यू ई बराबर, ई का मान 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। यहाँ से ए का मान क्या हो गया, ए बोले तो यहाँ से 10 के पावर में माइनस 2 हो गया। और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या लिखेंगे यहाँ पर
8.85 गुणे 10 के पावर में -12। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं क्या, q बराबर 10 के पावर में 2 गुणे इसको भी 10 के पावर -2 रहने देते हैं, 8.85 गुणे 10 के पावर में -12। अब यहाँ से यह इससे ख़त्म है तो q बराबर क्या आ गया, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम आ गया q का वैल्यू। तो इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 15 भी होता है ख़त्म। और इसी के साथ यह पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन हमने इसमें कलेक्ट करा था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी के सभी ख़त्म हो गए। इन सभी क्वेश्चन को देख के जाइए और बेशक तरीके से और बेहतरीन तरीके से आप एग्ज़ाम में स्कोर करके आइए। तो यह उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करना ना भूलें, और साथ साथ में तैयारी को अपने अच्छे तरीके से करते रहिए। मानता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, बीच में बहुत सारा इंटरप्शन भी आया साथ साथ में। तो चलिए आज के लिए बस रखते हैं इतना ही।